मोनोटॉनिक प्रेफरेंस और इंडिफरेंस मैप इसलिए पढ़ाए गए बेटा कि अब आप थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी को आसानी से समझ पाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, सामने लिखा है मैंने कि एवरी आईसी टू द राइट शोज मोर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि जैसे जैसे हम नेक्स्ट आईसी पर, राइट वाले आईसी पर शिफ्ट होते जाते हैं, वैसे वैसे उसका सेटिस्फैक्शन लेवल पीछे वाले आईसी के कंपैरिजन में बढ़ता चला जाता है। यानी कि इस चीज को मैं अब समझाऊंगा इंडिफरेंस मैप से, इसलिए आपको पहले इंडिफरेंस मैप सिखाया मैंने। और इंडिफरेंस मैप क्या होता है? फैमिली ऑफ आईसी कर्व्स, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड कर्व। नाम दे सकते हैं IC1, IC2 और IC3। अब ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि जैसे जैसे हम राइट में शिफ्ट हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये होता है लेफ्ट, ये होता है राइट, जैसे जैसे हम राइट में जाते हैं तो सबसे राइट वाला जो आईसी है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा उसके किसके कंपैरिजन में, उसके जो पीछे आ रहे हैं। यानी कि IC3 का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ज्यादा होगा किससे? IC2 से। और IC2 का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ज्यादा होगा किससे? 1 से। अब कह तो दिया, रीजन क्या है? रीजन वो है जो अभी मैंने आपको कहा था कि इसको नोटबुक में ब्रैकेट में अंडरलाइन करके लिखना। और वो क्या लिखा था आपने? मोर यूनिट्स मींस मोर यूटिलिटी, यानी कि जितनी ज्यादा यूनिट्स होती जाएंगी उतना ही ज्यादा बेनिफिट या सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी होती जाएगी। कैसे? आइए देखते हैं। मैं यहां पर बेटा एक स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट्स मार्क करता हूं, एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर, ठीक है। नाम दे देता हूं इन पॉइंट्स को A, B और C। ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं और इन्हें नीचे भी लेकर आता हूं, परपेंडिकुलर डालता हूं एक्स एक्सिस पर। ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया x1, x2, x3, ये सभी एक ही लाइन में इसलिए O1। क्लियर? अब C कॉम्बिनेशन क्या है? C कॉम्बिनेशन है OX1 और OY। क्लियर बेटा? ये बात आई क्या आपको समझ में? यानी कि C, सॉरी ये है A कॉम्बिनेशन। जो A कॉम्बिनेशन है उस पे X की कितनी क्वांटिटी मिल रही है? OX1 और Y की OY। जो B कॉम्बिनेशन है, B कॉम्बिनेशन पर कितनी क्वांटिटीज मिल रही है? OX2 और OY, यानी कि X की मिल रही है हमें OX2 और Y की कितनी मिल रही है? वो तो सेम है OY। अब हम बात करें C कॉम्बिनेशन की। C पर कितनी क्वांटिटीज मिल रही है? O से लेकर X3 तक, यानी कि OX3 और Y की कितनी क्वांटिटी है? OY। क्लियर? बात आई यहां तक समझ में आपको? अब ये OY तो तीनों में सेम है, तो मोनोटॉनिक प्रेफरेंस याद रखिए कि हम किस कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन करेंगे जहां पर या तो दोनों ज्यादा हो। अब दोनों तो ज्यादा हो नहीं सकते क्योंकि दूसरा तो तीनों में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी? कम से कम एक ज्यादा होना चाहिए। तो वो सबसे ज्यादा कहां पर मिल रहा है आपको? C पर, यानी इस कॉम्बिनेशन में एक X की क्वांटिटी ज्यादा है बाकी दोनों कॉम्बिनेशन से, इसलिए मैं किसका सिलेक्शन करूंगा बेटा? C कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन करूंगा। और जहां पर ज्यादा मिलता है यानी कि मोर यूनिट्स, ये किसके इक्वल होते हैं? मोर यूटिलिटी के। और यूटिलिटी क्या होती है? सेटिस्फेक्शन। यानी कि मोर यूनिट्स किस बात का सिंबल है? मोर यूटिलिटी का सिंबल है। यानी कि हमने ये चीज यहां पर प्रूव कर दी है कि C पर हमें ज्यादा यूनिट्स ऑफर हो रही है, इसलिए ये प्रॉपर्टी बनी है कि जो सबसे राइट साइड का आईसी है वो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस आईसी कर्व्स। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशंस में भी
अगर सेटिस्फेक्शन लिखना चाहूँ तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन सी का, फिर बी का, फिर ए का। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया जाता है। आई होप बच्चों आपको सभी को समझ में आया होगा। अब हम अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं जो है 4th नंबर की प्रॉपर्टी। मैं पहले इसे रब कर देता हूँ, फिर अगली प्रॉपर्टी को डिस्कशन करता हूँ आपसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखी है बेटा मैंने, आईसी कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि इंडिफरेंस कर्व्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। काटने को ही इंग्लिश में कहा जाता है इंटरसेक्ट करना, यानी कि आईसी कर्व्स इस तरह से नहीं होंगे। समझ में आ रही बात आपको? यानी कि ये हो गया IC1, ये हो गया IC2। कभी भी दो आईसी कर्व आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगे, क्योंकि इफ दे कट ईच अदर देन इट विल बिकम ए पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। यानी कि जो चीज होनी चाहिए अगर वो ना हो तो उसे पैराडॉक्स या कॉन्ट्राडिक्शन कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अब यहाँ पर भी रीजन की रिक्वायरमेंट होगी, वरना रटना पड़ेगा, तो रीजन ध्यान से सुनिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले इंडिफरेंस कर्व के कंसेप्ट में देखा था कि आईसी कर्व पर वो सभी पॉइंट्स आते हैं। आईसी कर्व को प्लॉट किया था बेटा हमने आईसी शेड्यूल से, यानी कि इंडिफरेंस शेड्यूल को जब ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया, पॉइंट्स ज्वाइन किए तो इंडिफरेंस कर्व डेवलप हुआ। मतलब इंडिफरेंस कर्व पर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनकी खास बात क्या है कि वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को जनरेट करते हैं। ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन इंडिफरेंस कर्व शोज व्हाट? दे शोज इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी कि वो क्या शो कर रहे हैं? सेम लेवल या इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करते हैं। जब मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रॉपर्टी के रीजन को एक्सप्लेन करूंगा तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा? अगर हम केवल IC1 की बात करें तो मैं जहां पर इंटरसेक्ट हुआ है उस पॉइंट को कह देता हूं A, थोड़ा यहां पर कह देता हूं कि ये B पॉइंट है और इस जगह पर कह देता हूं कि ये C पॉइंट है। अब अगर इस बात को डिस्कस किया जाए कि आईसी कर्व पर वो सभी कॉम्बिनेशंस आते हैं जहां पर सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहता है, तो IC1 पर ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं? ऑन IC1 कहां से कहां तक बेटा आईसी कर्व? ये रहा IC1, फिंगर को ध्यान से देखिएगा, ये है कर्व IC1। तो आईसी कर्व पर ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जिनका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होगा? A और B, यानी कि A और B का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा आईसी कर्व पर, क्योंकि आईसी कर्व का मेन कंसेप्ट ही वही है। दूसरा IC2 पर ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जिनका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है? तो इसका जवाब क्या है? कौन से दो हैं कॉम्बिनेशंस? A और C। यहां लिखेंगे हम ऑन IC2 A इक्वल्स टू C। क्लियर? ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2, एंड बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर A B के इक्वल है और A C के भी इक्वल है तो मैथ्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 we can say A equals to B है, A equals to C है, तो अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंक्लूजन क्या आएगा? B equals to C। यानी कि जैसे ही मैंने इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया, कंक्लूजन क्या निकला कि B भी C के इक्वल है। लेकिन क्या ऐसा प्रैक्टिकली संभव है? क्या इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट ऐसा हमें सिखाता है? क्योंकि B और C तो कहां पर लाई कर रहे हैं? अलग अलग आईसी कर्व पर लाई कर रहे हैं। और मैथ
क्या सिखाता है कि हर आईसी कर्व का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाता है जैसे जैसे वो राइट में जाता है। मतलब सी का सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा होना चाहिए किससे, बी के कंपैरिजन। क्लियर, एज पर द नॉलेज ऑफ इंडिफरेंस मैप। इसलिए अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं, अगर वो एक दूसरे को काटते हैं, तो क्या होगा, ऐसे पॉइंट्स जो कि अलग अलग आईसी पर लोकेटेड हैं, उनका भी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, सेम। और यही चीज है कॉन्ट्राडिक्शन, और इसे ही कहा गया है पैराडॉक्स। इसी वजह से कहा जाता है कि दो आईसी कर्व कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटते हैं। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी का डिस्कशन और करेंगे हम। मैं इसे पहले रब कर देता हूँ आपके लिए। ये सब आपकी ब्लैक बुक में मेंशन है, बस समझाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे। पहले रब कर दें इसे। IC never touches any of the axis, यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी किसी एक्सिस को टच नहीं करता है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर मैं इनके नाम देना चाहूं 1 और ये नाम देना चाहूं 2, यानी कि आईसी कर्व कभी भी ऐसे नहीं होंगे कि वो दोनों में से किसी भी एक एक्सिस को टच करते हो। क्लियर? अगर मान लीजिए ये IC1 है और इसने y एक्सिस को यहाँ पर टच किया और यहाँ पर ये यूनिट लिखी हुई है 5, तो मैं अगर इसका कॉम्बिनेशन मार्क करने जाऊंगा और इसको कह देते हैं a, इस a की वैल्यूज क्या है, x को क्या है यहाँ पर, यहाँ लिखा जाएगा x, क्या लिखा जाएगा y। x क्या आएगा, अगर y एक्सिस को टच किया तो ये तो हो गया 0, ये आया 5। तो अगर दो में से एक 0 हो गया तो प्लॉट किसे करोगे? प्लॉटिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी ना बेटा, क्योंकि प्लॉटिंग करने के लिए दोनों का होना जरूरी है। उसी तरह से अगर मैं इसे नाम दूं d और यहाँ पर कह दूं कि ये 6 वैल्यू है, तो b कॉम्बिनेशन के लिए भी क्या चाहिए, x चाहिए, y चाहिए। x तो हो गया 6 और y, क्योंकि इसने x एक्सिस को यहाँ पर टच कर लिया, यानी यहाँ पर y क्या होगा, 0। तो जब यहाँ पर भी एक 0 हो गया, यहाँ पर भी एक 0 हो गया, तो प्लॉटिंग मुश्किल हो जाए। एक रीजन। दूसरा रीजन, ये टच करने पर एक कॉम्बिनेशन जा रहा है 0, मतलब मैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऐसे कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन करूंगा ही नहीं जहां पर एक क्या हो रहा है, 0। क्योंकि हम जानते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो कंसेप्ट क्या है, more units equals to more utility। यानी कि मैं सिलेक्शन किसका करूंगा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस हमें क्या सिखाता है, वो हमें सिखाता है आइदर मोर ऑफ बोथ, या तो दोनों ज्यादा हो या फिर एक कम से कम एक तो ज्यादा हो और दूसरा भले ही क्या हो जाए, सेम। लेकिन यहां पर तो ज्यादा या सेम होने की नौबत ही नहीं आ रही, एक क्या बन रहा है, सीधा सीधा 0। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं उस कॉम्बिनेशन को डिसरिगार्ड कर दूंगा, यानी कि कंसीडर ही नहीं करूंगा। इसलिए कहा गया है बेटा कि आईसी कर्व कभी भी किसी एक्सिस को टच नहीं करते हैं। ये 5 प्रॉपर्टीज थी जो हमने इस इंडिफरेंस कर्व टॉपिक में सीखी। पहली प्रॉपर्टी रिवाइज कर लेते हैं कि आईसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, इसका रीजन क्या दिया था हमने, in order to increase the units of one good we have to decrease the units of another good। एक और रीजन हो सकता है इसका कि पहले इसे रब करता हूं, है ना, फिर मैं रिवीजन कराता हूं 5 प्रॉपर्टीज का। आईसी कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है। डाउनवर्ड स्लोप करने का रीजन क्या है बेटा इसका,
in order to increase the units of one good, we have to decrease the units of another good due to क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा, लिमिटेड होते हैं ना, तो लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से हम दोनों गुड्स को एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए आईसी कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरी प्रॉपर्टी क्या सीखी हमने कि आईसी कर्व आर कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और कॉन्वेक्स का रीजन क्या दिया हमने, डिमिनिशिंग एमआरएस। तीसरी प्रॉपर्टी क्या सीखी बेटा हमने कि हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी कि सबसे आगे वाला आईसी सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। फोर्थ प्रॉपर्टी सीखी कि दो आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि अगर वो काटेंगे तो ये पैराडॉक्स बनेगा, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन बनेगा। और फिफ्थ प्रॉपर्टी कि आईसी कर्व नेवर टचेस एनी ऑफ द एक्सिस, क्योंकि अगर उन्होंने टच किया तो प्लॉटिंग मुश्किल हो जाएगी, और मोनोटोनिक प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम ऐसे कॉम्बिनेशन का सिलेक्शन करेंगे ही नहीं जहां पर हमें कम यूनिट्स ऑफर होगी। तो ये थी बेटा आपकी पांचों प्रॉपर्टीज। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियोस को बार बार देखें, क्योंकि वन टाइम में समझ में आने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये बातें आपने पहले नहीं पढ़ रखी। माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत कंसेप्चुअल है, एक नई चीज़ है, तो हैबिट डालें आप कि कम से कम 5-7 बार आप उस चीज़ को देखेंगे, बुक से पढ़ेंगे, मुझसे डाउट्स पूछेंगे, तभी जाकर वो चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच।